जी हाँ, कल 2 हमने करा दिए थे उसके, है ना। कल इसमें हमारी 2 बातें हो गई थी कि एक तो यहाँ तक के प्रश्न थे सारे, पहला चैप्टर था इसमें जो आपका मातृत्व और बाल अवस्था वाला ये क्लास है, इसमें गर्भावस्था और गर्भस्थ में महिला की देखरेख, एक ये चैप्टर था। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो हमारा था वो था प्रसवकालीन तथा प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिला की देखरेख। इसमें हमने सारी बातें देखी थी कि जब प्रसव है तो किस तरीके से प्रसव कराना है, अगर प्रसव घर पे हो रहा है तो क्या सावधानियां रखनी है, प्रसव उत्तर मतलब जब प्रसव हो गया है तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, शिशु में जो जब शिशु हुआ है तो उसके बाद उसको कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, टीकाकरण कार्यक्रम जो होता है ये जरूर आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तालिका है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब लाई हैं, अब क्या मतलब है? तो सर उसको पूरा खींच के भेज देना, अभी तो अब 2 पेपर रहेगा ना। हाँ, अभी आज का उसको बता देते हैं। तो फिर दोनों का है, आज का बस नहीं है। आज का नहीं है, बाकी दोनों का है। ठीक, आप भी देख लेना और उसको अभी हम फोटो खींच के भेज देंगे। तो MCQ आने हैं, कितने आने हैं ये? लगभग आपके 5 CD, 5 MCQ हैं। फिर मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान भरना, सत्य असत्य हैं, फिर 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं और 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं। तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, जितना इसमें बता रहे हैं उन्हीं को सुन के बस आपको लिखना है। जो ये इसमें बताया जा रहा है बस यही सुन सुन के जो आप सुन रहे हैं इसी को लिख देना है। टीके वाली तालिका में था, सबसे पहला टीका कौन सा लगता है? BCG का टीका, फिर DPT OPV पहली खुराक, फिर DPT OPV दूसरी खुराक, खसरा MMR, DPT OPV बूस्टर, DT इंजेक्शन, TT इंजेक्शन। तो इसमें प्रश्न में जब आप आंसर लिखेंगे तो उम्र के साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर उम्र भी लिखनी है और यहाँ पर ये भी लिखना है। ये खुराक भी लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 बातें जो महत्वपूर्ण है कि टीका और कौन सी उम्र में कितने समय में लगना है। टीके वाली तालिका याद हो गई है आप लोगों को? ये जरूर आएगी, एक बार रिवाइज करा दें। हाँ, तो पहला है कौन सा? पहला टीका लगेगा किसका? BCG, उम्र क्या रहेगी? जन्म पर। दूसरा टीका 1.5 माह की अवस्था में लगेगा। कितने समय में लगेगा? 1.5 माह की जब उम्र हो जाएगी दूसरा टीका तब लगेगा। नाम क्या है उसका? DPT OPV। फिर 3.5 महीने होने पर फिर DPT और OPV की दूसरी वाली खुराक लगेगी। फिर 9 से 12 महीने के बीच में खसरे का टीका, 15 माह में MMR का टीका और 15 से 24 में DPT OPV बूस्टर डोज। 2 डोज लग गए हैं, अब ये बूस्टर डोज लगेगा। 5 वर्ष में DT इंजेक्शन और 10 से 16 वर्ष में TT इंजेक्शन। ये सारे आपको याद होने ही चाहिए, ये तालिका। इसको लिख के बता दें कि हो गया है। आप लोग बोलेंगे तो याद हो जाएगा।
यहाँ पर उम्र लिख लेना, इस तरफ लिख लेना टीके का नाम, और यहाँ पर रहेगी इसकी खुराक। तो अब ये दो मुख्य तालिकाएं हैं। पहला है जन्म पर कौन सा लगेगा। क्वेश्चन भी था अभी, एक क्वेश्चन था ना कि सबसे पहला टीका कौन सा लगता है, तो कौन सा लगता है, बीसीजी का। फिर 1.5 माह, 1.5 महीने का हो गया तो कौन सा टीका, डी टी और ओपीवी दोनों की पहली खुराक। फिर 3.5 महीने का हुआ तो इसी का डीपीटी और ओपीवी का दूसरा खुराक लगेगा। फिर कौन सा है, 9 से 12 माह के बीच में खसरा। फिर कितने समय में है, 15 से 24 माह में डीपीटी ओपीवी का फर्स्ट सेकंड लग गया, बूस्टर डोज। फिर 5 वर्ष में कौन सा MMR, यहाँ पे था है ना, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर होगा 15 माह में MMR। फिर ये वाला 15 से 24 माह में। फिर यहाँ पर अब अगला कौन सा आया, 5 वर्ष, कौन सा है, टीटी, और फिर है टीटी। इसकी एज क्या है, 10 से 16 वर्ष। ये इंजेक्शंस की एज और ये इंजेक्शन का नाम। पहला प्रश्न भी था कि पहला टीका कौन सा लगता है। अब इसमें पूछ सकते हैं 9 महीने में कौन सा लगता है खसरा, डीटी किस उम्र में लगता है, ये सारे प्रश्न। तो ये सभी ऐसे प्रश्न जब अगर ये पूरी तालिका आएगी तो फिर हो सकता है 3 नंबर में या 5 नंबर में आए, और अगर एक एक पूछ लेंगे तो एक एक नंबर में आएगा। खाली स्थान में भी आ सकता है, सही गलत में भी आ सकता है। क्या तो ये हो गया था। इसके बाद स्तनपान वाले चैप्टर पर हम पहुंच गए थे। मतलब 2 और हो जाएंगे तो 4 चैप्टर हमारे मिनिमम हो जाएंगे इतना। तो जब हमने स्तनपान वाले चैप्टर में पहुंचे थे तो क्या देखा था कि स्तनपान आवश्यक क्यों है, क्योंकि जो प्रारंभिक दूध होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, प्रारंभिक दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। ये कैसा होता है, गाढ़ा पीला, हाँ चिकना। तो इसमें होता क्या है कि बच्चे, इसमें कई प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं, और दूसरी बात ये बच्चे को उस वक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, संक्रमण से बचाने का काम करता है। इसलिए बच्चे को जन्म के तुरंत बाद कहा जाता है कि इसको माँ की छाती पर रखकर स्तनपान कराया जाए, ताकि माँ की जो गर्मी है वो भी उसको मिलती रहे। और स्तनपान, तो स्तनपान बहुत आवश्यक है। स्तनपान के आपने फायदे देख लिए, लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि स्तनपान से होने वाले लाभ। और जो पहला स्तनपान है
मतलब प्रारंभिक दूध जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसके और ज्यादा फायदे हैं। वैसे आदर्श रूप में कितने समय तक कराना चाहिए? 6 माह तक तो आवश्यक है कि स्तनपान कराया जाए। स्तनपान के लाभ 5 नंबर में आएगा, तो आप 5 से 7 पॉइंट लिख सकते हैं। प्रारंभिक दूध जो होता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये प्रारंभिक दूध जो है ये कैसा होता है? पीला और गाढ़ा। इसके फायदे क्या क्या हैं? इसमें विटामिन मौजूद है, संक्रमण से बचाने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, संक्रमण से बचाने का काम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हाँ, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। एक और बात कल हमने टिक कराई थी, ये मुख्य रूप से लिख देना तो आंसर आपका और अच्छा हो जाएगा। जैसे ये तो ऐसी बातें हैं, ये तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन इस तरीके की साइंटिफिक भाषा में जो उत्तर लिखा जाता है वो ज्यादा आपके आंसर को प्रभावी बना देता है। कौन सी बात बताई थी कि इसमें लैक्टोफेरिन पाया जाता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, साथ ही लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। और एक और बात बताई थी कि इसमें विटामिन ए होता है। तो ये अगर आप ऐसे वाले पॉइंट लिखोगे, जैसे ये लैक्टोफेरिन, विटामिन ए, तो ऐसे वाले पॉइंट जो होते हैं वो आंसर को ज्यादा प्रभावी बना देते हैं। जो साइंस से संबंधित पॉइंट हैं, ऐसे पॉइंट जिनमें साइंटिफिक वर्ड का उपयोग हो रहा है, अब ऐसा तो लिख सकते हैं, संक्रमण से बचाता है, मजबूत बनाता है, हड्डियां मजबूत करता है, विकास कराता है, ये सभी पॉइंट हैं। लेकिन प्रभावी उत्तर में कौन से पॉइंट आने चाहिए? लैक्टोफेरिन होता है, विटामिन ए होता है, ये प्रभावी उत्तर के पॉइंट हैं। ये भी प्रभावी उत्तर के पॉइंट हैं, लेकिन ज्यादा अगर उत्तर को और मजबूत करना है ताकि आंसर आपका एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह लगे, तो इसके लिए अगला पॉइंट क्या लिखना है आपको कि इसमें लैक्टोफेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोफेरिन, नाम याद रखेंगे, लैक्टोफेरिन पाया जाता है, जो बैक्टीरियाज को बढ़ने में रोकता है, हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं के विकास को रोकता है। दूसरा क्या काम करता है? लौह तत्व के अवशोषण में मदद। लौह तत्व के अवशोषण में सहायक। ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये ज्यादा प्रभावी उत्तर में ये आंसर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा आपका उत्तर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो संक्रमण से बचाने में मदद करता है, साथ साथ आंखों को अच्छा रखता है।
विटामिन ए का काम ही है, विटामिन ए की कमी हो जाए तो जब हमने विटामिन चैप्टर को देखा था तो वहाँ पर देखा था कि जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसमें रतौंधी जैसे रोग हो जाते हैं, मतलब आंखों से संबंधित डिसीज हो जाती हैं, तो लैक्टोफेरिन पाया जाता है। अब अगली बात, इसमें विटामिन ए उपस्थित होता है। विटामिन ए होता है जो संक्रमण से बचाता है और आंखों को अच्छा रखता है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए होता है जो संक्रमण से बचाता है और आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, ये दो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आंसर में ये दो पॉइंट जरूर लिख देना, एक विटामिन ए वाला, एक लैक्टोफेरिन वाला। ठीक। ना स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आपकी क्या भूमिका है? तो आपकी भूमिका यही है कि आप महिलाओं को जाके जागरूक करें, उनके घर वालों को जागरूक करें कि स्तनपान बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जो डिब्बे वाला दूध आता है या जो गाय का दूध है या कोई और दूध है, तो एक तो बच्चे उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पाचक नहीं होता बच्चों के लिए, और दूसरी बात वो उतना प्रभावी भी नहीं होता, जैसे डिब्बे बंद दूध तो नुकसान भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। स्तनपान के लाभ तथा बोतल के दूध के खतरे। अब अगली बात है कि स्तनपान का लाभ क्या है, बोतल के दूध का खतरा क्या है, इन दोनों पर बात करेंगे। तो इसमें जैसे 10-11 पॉइंट हैं, आप कोई भी 5 पॉइंट अंतर में लिख देना, 5 या 6 पॉइंट। यह एक महत्वपूर्ण आहार है जिससे शिशु के लिए उपयोगी समस्त पोषक तत्व समाहित होते हैं। समस्त पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते बोतल वाले दूध में। किसमें सारे पोषक तत्व हैं? माँ के दूध में सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन बोतल वाले दूध में सारे पोषक तत्व नहीं है। सही तापमान पर उपलब्ध होता है तथा सहज पाच्य है, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि आराम से पच जाता है बच्चों को। बोतल वाला दूध आराम से नहीं पचता, तो ये पाच्य है, ये सुपाच्य नहीं है, सुगमता से नहीं पच पाता। शिशुओं को संक्रमण एवं एलर्जी से सुरक्षित रखता है, और यहां पर इसके कारण अतिसार एवं श्वसन संबंधी संक्रमण हो सकता है, क्योंकि बच्चे इसको पचा नहीं पाएंगे तो उन्हें उल्टी दस्त की समस्या हो जाएगी, तो अतिसार हो जाएगा। शिशु एवं मां के बीच अंतरंगता एवं अपनत्व बोध विकसित होता है। इससे मां और बच्चे के बीच में ममतत्व का विकास होता है। भावनात्मक रूप से मां और बच्चे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अंतरंगता एवं अपनत्व स्थापन नहीं हो पाता, क्योंकि बोतल से दूध तो कोई भी पिला सकता है, इसलिए मां की भूमिका यहां पर मुख्य है। स्तनपान अगले गर्भ स्थापन के विलंबन में सहायक सिद्ध होता है। यह अगले गर्भ स्थापन के विलंबन में सहायता नहीं करता, मतलब अगली बार जो गर्भाधान होना है उसके विलंबन में सहायक है स्तनपान कराना। यह रोग प्रतिरोधक शक्ति को अभिवृद्ध कर रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह रक्तअल्पता तथा अन्य रोगों से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। रक्त अल्पता का मतलब एनीमिया। विटामिन ए के साथ साथ अन्य विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए की मात्रा मां के दूध से कम होती है। किसी भी कृत्रिम आहार से सस्ता है क्योंकि निःशुल्क है। यह व्यय साध्य है। तो देखो, ये वाला पॉइंट कोई साइंटिफिक पॉइंट नहीं है कि ये सस्ता है, ये महंगा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें पैसा लगता है। ये साइंस की भाषा का नहीं है। साइंस की भाषा के कौन कौन से विटामिन ए मिलेगा, इसमें विटामिन ए की मौजूदगी नहीं होती। ये कई संक्रमण से बचाता है, ये नहीं बचा पाता।
इसमें माँ का स्वास्थ्य रक्षित होता है तथा स्वास्थ्य की पुनर्प्राप्ति भी होती है। इसमें माँ का स्वास्थ्य ना तो रक्षित होता है ना उसकी पुनर्प्राप्ति होती है। अच्छा, अब स्तनपान केवल शिशुओं के लिए अच्छा नहीं है, माँ के लिए भी अच्छा है, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसमें स्तन कैंसर तथा अंडाशय कैंसर के प्रति प्रभावी प्रतिरक्षण होता है। जो स्तनपान कराते हैं तो उससे स्तन कैंसर का जो खतरा है वो कम हो जाता है। इसमें कोई स्तनपान हो नहीं रहा है तो स्तन कैंसर से सुरक्षा का कोई बात इसमें आता नहीं। यह शिशुओं की समुचित वृद्धि एवं विकास में सहायक है, ये उतना विकास नहीं दे पाता। अब इसमें अंतर, कोई भी 5 अंतर, प्रभावी अंतर लिखने। देखो 5 अंतर तो लिखने हैं, लेकिन कौन से? प्रभावी, जो साइंस से संबंधित है, साइंस की भाषा से रिलेटेड वर्ड है, वही शब्दों में आपको लिखना है। तो कौन कौन से मुख्य रूप से आप लिख देंगे? जैसे निःशुल्क वाला है, ये तो साइंस की भाषा का नहीं, लिखना है तो गलत नहीं है, लेकिन साइंस की भाषा के अगर आप लिखोगे तो कौन कौन से लिखना है? ये संक्रमण से बचाता है माँ का दूध, संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से नहीं बचाता, संक्रमण से रक्षा नहीं प्रदान करता। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, सभी पोषक तत्व मौजूद हैं माँ के दूध में, सभी पोषक तत्व मौजूद नहीं हैं। थर्ड पॉइंट, पोषक तत्व वाली, ये पाचक है। माँ का दूध सुगमता से पच जाता है, माँ का दूध सुगमता से पच जाता है, लेकिन बोतल का दूध सुगमता से नहीं पचता। सुगमता से नहीं पचता, और इससे स्तन कैंसर के खतरे कम हो जाते हैं। इसमें अब जब स्तनपान हो ही नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, मतलब स्तन कैंसर से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ये कुछ खास पॉइंट है, एक आध और कोई इसमें से जो साइंस से संबंधित हो, जैसे समुचित वृद्धि और विकास कराता है, ये वाला लिख देना है। और ये समुचित वृद्धि और विकास नहीं करा पाएगा। तो ये अंतर हो गए किस किस के? माँ के दूध का और बोतल के दूध का अंतर, मतलब माँ का दूध कितना लाभकारी है और इसमें बोतल के दूध के खतरे क्या क्या हैं। विशिष्ट प्रतिकूल परिस्थितियों में स्तनपान संबंधी निर्देश। अब स्तनपान कराना है, लेकिन अगर कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हैं, तो इस केस में स्तनपान से संबंधित कुछ निर्देश हैं। जैसे कैंसर, स्तनपान नहीं कराना है। मिर्गी, स्तनपान जारी रखें, निर्दालुता के लिए शिशु का पर्यवेक्षण करें।
पीलिया, स्तनपान जारी रखें, शिशु पर पीलिया के प्रभाव की निगरानी करें। मतलब जब मिर्गी और पीलिया है तो स्तनपान कराते रहें, लेकिन देखते रहें कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। खाने वाले गर्भ निरोधक, वैकल्पिक औषधियों का प्रयोग करें, इससे दुग्ध आपूर्ति बाधित हो सकती है। देखो, खाने वाली गर्भ निरोधक अगर लेंगे तो इससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अल्प ज्वर, बच्चे को अगर थोड़ा सा बुखार है तो स्तनपान जारी रखें, माँ को भी है तो भी स्तनपान जारी रखें। उच्च ज्वर में स्तनपान ना कराएं, माँ को अगर उच्च ज्वर है तो स्तनपान नहीं कराना। मलेरिया और टीबी है तो स्तनपान जारी रखें। ये सब बातें थी। अब अन्य निर्देश। जन्म के 6 माह के उपरांत शिशु को स्तनपान के साथ साथ संपूरक आहार समांतर रूप से देना चाहिए। प्रारंभ तरल आहार, मिश्रित सूप, सब्जियों का सूप, दाल का पानी, धीरे धीरे अर्ध ठोस मसला हुआ केला, आलू, अन्य सब्जियां, दलिया, खिचड़ी। तो 6 माह तक तो केवल स्तनपान, माँ का दूध मिलना है। 6 माह के बाद थोड़ा थोड़ा उसको दे सकते। पहले क्या दें? तरल पदार्थ दें, फिर तरल के साथ थोड़े अल्प ठोस पदार्थ, अर्ध ठोस, मतलब जैसे केला, आलू, खिचड़ी, मतलब जो ना तो बहुत ठोस हैं और ना बहुत पतले हैं, अर्ध ठोस। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य। स्तनों के आकार पर उसके दूध का उत्पादन निर्भर नहीं करता। स्तनों को शिशु जितना अधिक चूसता है, दूध का उत्पादन उतना ही अधिक होता है। क्या बोल रहे हैं कि स्तनों के आकार पर उसके दूध का उत्पादन निर्भर नहीं करता, कि स्तनों के आकार से कोई फर्क नहीं है कि कितना दूध निकलेगा। स्तनों को शिशु जितना अधिक चूसता है, दूध का उत्पादन उतना ही अधिक होगा। शिशु जितना अधिक स्तनों को चूसेगा, दूध का उत्पादन भी उतना अधिक होगा। रात्रि काल में शिशु को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिशु को मां का समीप्य दें, त्वचा से त्वचा का संपर्क कराएं, मतलब मां के समीप रहने दें शिशु को ज्यादा। स्तनपान के पूर्व शिशुओं को कदापि बोतल का दूध ना दें। जन्म के तत्काल पश्चात शिशु को स्तनपान प्रारंभ कराएं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा स्तनपान की महत्वता को बताने के लिए गर्भवती महिलाओं को सलाह देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब लोगों को सलाह दे दें। अब कैसे पहचाने कि शिशु को समुचित ढंग से मां का दूध प्राप्त नहीं हो रहा है? कैसे पहचाने कि शिशु को समुचित रूप से मां का दूध प्राप्त नहीं हो रहा? तो कैसे पहचानना है? शिशु का बार बार रोना, विकास बाधित होना, शिशु का भार न बढ़ना, कड़ा, सूखा और हरे रंग का मल आना, बार बार अल्प मात्रा में मल आना, बार बार मल त्याग करना और थोड़ा थोड़ा। तो ये सारी बातें देखकर हम पता कर सकते हैं कि शिशु को उचित मात्रा में मां का दूध प्राप्त नहीं हो रहा है। शिशु को स्तनपान कराने की सही तकनीक क्या है? अब तकनीक कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? ये अभी जो बातें थी ये कौन सी थी कि शिशु को माँ का दूध, हाँ, भरपेट उसको जो माँ का दूध नहीं मिल रहा है, कैसे पता चले? कौन कौन सी कंडीशंस आप देख लें और कहें कि नहीं इसको और कोई दिक्कत नहीं है, माँ का दूध सही तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है। कौन कौन सी कंडीशन देखकर कहेंगे? बार बार रोना, विकास ना होना, भार ना बढ़ना, अल्प मात्रा में बार बार मल त्याग करना, या सूखा, कड़ा, हरे रंग का मल आना। ये सभी बातें दर्शाती हैं कि जो शिशु है उसको माँ का पर्याप्त दूध, मतलब उचित मात्रा में, जितनी मात्रा में उसको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। बार बार शिशु रोए, शिशु का विकास ना होना,
भार ना बढ़ना, बार बार अल्प मात्रा में मल त्याग, सूखा कड़ा हरे रंग का मल, ये सारी बातें देखकर आप बता सकते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कि शिशु को उचित मात्रा में, जितनी मात्रा में उसको मिलना चाहिए उतना दूध नहीं मिल रहा है। स्तनपान कराने की सही तकनीक है। मां स्तनपान कराने से पूर्व तथा पश्चात निप्पल को धो लें। देखो, स्तनपान कराने से पहले भी निप्पलों को धोना है और बाद में भी धोना है। पहले क्यों धोना है? क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस लगे होंगे तो वो साफ हो जाएंगे। बाद में इसलिए धोना है ताकि वहां पर पपड़ी ना जम पाए, मां सहज रूप से बैठ जाए या कोई आरामदेह स्थान ग्रहण कर ले। मां शिशु को अपने हाथों से इस प्रकार पकड़े कि शिशु का चेहरा स्तन के समक्ष रहे और उसका पेट मां के सामने हो। शिशु का संपूर्ण शरीर स्तन की ओर होना चाहिए, मतलब स्तन की ओर उसको रख के सुनिश्चित करें कि मां संपूर्ण स्तन को पकड़कर शिशु को दूध पिलाए, ना कि मात्र निप्पल उपलब्ध कराए। मां अपने निप्पल से बच्चे के गाल या होंठों का स्पर्श कराए ताकि रिफ्लेक्स उद्दीप्त हो, मतलब बच्चे के होंठों से निप्पल को टच कराना है। चूसने की त्रुटिपूर्ण स्थिति से निप्पल सूज सकते हैं। शिशु दूध पीने से इनकार कर सकता है। पर्याप्त दूध प्राप्त न होने की संभावना हो सकती है तथा इससे स्तन रक्त संकुलन की समस्या भी आ सकती है। मतलब अगर गलत विधि होगी तो उससे क्या होगा कि जो निप्पल हैं वो सूज सकते हैं, उनमें सूजन आ सकती है। मां को यह ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि वह प्रत्येक बार शिशु को अलग अलग स्तन से दुग्ध पान कराए ताकि दोनों ही स्तनों से अधिकाधिक मात्रा में दूध प्राप्त हो सके। एक ही स्तन से बार बार नहीं कराना है, स्तनों को बदलते रहना। स्तनों की स्वच्छता। स्तनों की स्वच्छता के लिए मां को प्रतिदिन स्नान करना है तथा स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। निप्पलों को साफ रखने के लिए स्तनों को दिन में 1 या 2 बार साबुन और जल से साफ करना है। पसीना रहने पर स्तनपान के पूर्व पानी में स्वच्छ कपड़ा भिगोकर अच्छी तरह निप्पलों को, स्तनों को पोंछना है। मां को स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, मतलब निप्पलों की केयर करें कि ताकि वहां पर कोई इन्फेक्शन ना हो सके, बैक्टीरिया वायरस ना रह सके। पर्याप्त स्तनपान कराए जाने के संकेत। पर्याप्त स्तनपान के बाद शिशु गहरी नींद में सो जाता है। शिशु को सामान्य मल होता है। शिशु दिन में कम से कम 6 या अधिक बार मूत्र त्याग करता है। शिशु के भार में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये बातें थी कि देख के पहचानो कि शिशु को सही मात्रा में दूध प्राप्त नहीं हो रहा है। अब कौन सी बातें देखो कि शिशु को सही मात्रा में प्राप्त हो रहा है दूध? बंद हो गई, चालू है। तो कौन सी बातें देखनी है कि हम पता करेंगे कि शिशु को सही मात्रा में दूध प्राप्त हो रहा है? एक तो दूध पीने के बाद वो गहरी नींद में सो जाएगा। गहरी नींद में सो जाएगा। सामान्य मल, मतलब जिस मात्रा में उसको मल त्यागना चाहिए वैसे ही सामान्य मल। दिन में कम से कम 6 या अधिक बार मूत्र त्याग करना।
फोर्थ पॉइंट क्या है? विकास अच्छा होगा, वृद्धि हो रही है, भार बढ़ रहा है। भार बढ़ेगा। ये सारी बातें नोटिस करके आप कहोगे कि हाँ, सही तरीके से उसको दूध मिल रहा है। स्तनपान संबंधी आम समस्याएं एवं उनका निवारण। स्तनपान से संबंधित अब कोई समस्या अगर आ रही है तो उसका निवारण कैसे? स्तनपान से संबंधित आ रही समस्या का निवारण। अतिपूरण। यदि स्तन से पर्याप्त दुग्ध स्त्रावित नहीं हो रहा है तो उनमें अत्यधिक पीड़ा होती है और स्तन अतिपूरित कहलाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में स्तनों से दूध नहीं निकलता, तो क्या करना है? कारण लंबित विरल स्तनपान, किसी सहजात समस्या या अन्य समस्याओं के कारण शिशु में चूसने की क्षमता का अभाव, प्रीलैक्टियल आहार, स्तनपान कराने का अनुचित तरीका या स्थिति, स्तनपान कराने हेतु मानसिक रूप से तैयार न होना। इसके कारण क्या हो सकते हैं? या तो कभी बहुत ज़्यादा करा दिया स्तनपान, या कभी बहुत समय तक नहीं कराया, आहार ऐसा ले रहे हैं कि उससे दूध नहीं बन पा रहा है, या कोई अनुचित तरीके से, गलत तरीके से स्तनपान करा रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं ऐसी हैं जिनके कारण कह सकते हैं कि पर्याप्त दुग्ध स्त्रावित नहीं हो रहा है, मतलब पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं निकल रहा है। तो जब दूध सही मात्रा में नहीं निकलता बाहर, तो क्या करना है? माँ को दिन में तथा रात्रि में बार बार स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान प्रारंभ कराने के संबंध में माँ को उचित मार्गदर्शन तथा स्तनपान की विधियों का स्पष्टीकरण, शिशु के दूध चूसने में अक्षम रहने पर माँ के द्वारा स्तनों को बार बार दबाकर दूध निकाला जाना चाहिए ताकि शिशु पर्याप्त आहार प्राप्त कर सके। देखो, अगर दूध नहीं निकल रहा है तो अब बच्चा उतना नहीं चूस पा रहा है, तो माँ को स्तनों को दबाकर उसमें से दूध निकाल देना चाहिए। प्रीलैक्टियल आहारों से यथासंभव बचना चाहिए क्योंकि उनसे भी संक्रमण हो सकता है। प्रीलैक्टियल आहार ना लें। पीड़ा को कम करने हेतु स्तनों का गर्म पानी से सेक करें। अब अगर दर्द हो रहा है तो गर्म पानी से उसको सेक लेना है। दूसरा, चुचुक सोत, मतलब निप्पलों का थोड़ा सा सूज जाना। दूसरी समस्या क्या आती है कि निप्पल सूज जाते हैं। तो अब क्या करें? दोषपूर्ण निप्पल सूज जाते हैं और अत्यधिक पीड़ा होती है। निप्पल को स्पर्श करना भी सहन नहीं होता। दोषपूर्ण व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अनुपयुक्त वस्त्र पहनना। निप्पल सूजने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो वस्त्र सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं, बहुत टाइट कुछ पहन रहे हैं, या दोषपूर्ण व्यक्तिगत स्वच्छता उतने अच्छे तरीके से नहीं रखी है। शिशुओं द्वारा निप्पलों का त्रुटिपूर्ण स्थिति में चूसा जाना, या शिशु ही उसको गलत तरीके से चूस रहा है। निप्पलों को साबुन बार बार साफ करना, या निप्पलों को बार बार साफ कर रहे हैं। शिशु द्वारा स्तनपान किए जाते समय उसे अकस्मात स्तनों से अलग किया जाना। मतलब स्तनों में, निप्पलों में सूजन कब आ सकती है? या तो शिशु जो है वो गलत तरीके से चूस रहा है, या बार बार निप्पलों को धो रहे हैं, या गलत तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, इन्फेक्शन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या शिशु स्तनों को चूस रहा था और अकस्मात अचानक उसको खींच देना, अलग कर देना, तो इसमें भी सूजन आ सकती है। सलाह क्या देना है माँ को कि कैसे बचें इस स्थिति से?
वह उचित स्थिति और तकनीक से दूध पीने में शिशु की सहायता करें, मतलब शिशु को उचित तरीके से दूध पिलाएं। निप्पलों को दिन में मात्र 1 या 2 बार ही साफ करें। शिशु को स्तन से अलग करते समय मां को तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए तब तक शिशु स्वयं निप्पल ना छोड़ दे। मतलब शिशु को जबरदस्ती हटाना नहीं है, खुद छोड़ेगा वो निप्पल। अब तीसरी समस्या क्या आती है? अवरुद्ध नालिका। स्तनों में ऊतक खंडों में व्यवस्थित होते हैं तथा प्रत्येक खंड से नालिका बाहर निकलती है। इन नलिकाओं के अवरुद्ध होने पर स्तन में एक वेदना युक्त पिंड बन जाता है। देखो होता क्या है कि जब नालिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं तो वहां पर एक लंप टाइप का बन जाता है, एक वेदना युक्त पिंड बन जाता है ऐसा, जो दर्द भी करता है। कारण क्या है? कभी कभी स्तनपान कराना, रोज नहीं कराना, कभी कभी कराना, कम कराना, त्रुटिपूर्ण तरीके से कराना, चुच्चुकों की स्वच्छता का अभाव, व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव। तो क्या क्या परेशानी है कि या तो सही तरीके से स्तनपान नहीं करा रहे हैं, तरीका गलत है, और क्या है कि भाई कभी करा दिया फिर करा रहे हैं, रेगुलर नहीं करा रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों में जो निप्पल हैं वो जो स्तनों की नालिकाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं? अवरुद्ध हो जाती हैं। वहां पर पिंड बन जाता है जो वेदना युक्त पिंड होता है। मां को स्तनपान की आवृत्ति बढ़ानी चाहिए, बार बार स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान कराते समय सही स्थिति में स्वयं रहें तथा शिशु को भी रखें। स्तनपान कराने से पूर्व और पश्चात स्तनों में निप्पल की ओर हल्के हाथ से मालिश करना है। निप्पलों को आराम से साफ करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं। निप्पलों को आराम से साफ करना है, मालिश भी कर सकते हैं। दरकदार चुचुक, इसमें निप्पलों की त्वचा क्षत विक्षित अथवा दरारों से भरी होती है। अगली समस्या क्या है कि निप्पल दरकदार हो जाते हैं, मतलब उनमें वहां की त्वचा में दरारें टाइप की आ जाती हैं। कारण क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं कि शिशु ने त्रुटिपूर्ण तरीके से चूषण किया हो। निवारण क्या है? निप्पलों को व्यापक रूप से सूर्य का प्रकाश तथा वायु उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब निप्पलों को सूर्य का प्रकाश भी मिले, थोड़ा लाइट भी मिले और वायु भी वहां पर लग सके। क्षतिग्रस्त तथा दरकदार निप्पलों में दूध की मलाई या घी लगाएं, मतलब जो वहां पर दरारें आ गई हैं तो क्या करो, थोड़ा सा कुछ लोशन वगैरह, कोई मलाई, कोई घी वहां पर लगा दें। तो 4 समस्याएं आई हैं, कौन कौन सी? अतिपूर्ण, चुचुक, शोथ, अवरुद्ध नलिका और दरकदार चुचुक। 4 समस्याएं, अतिपूर्ण, चुचुक शोथ, दरकदार चुचुक और अवरुद्ध नलिका। ये 4 समस्याएं स्तनपान में आती हैं। इसी के साथ हमारा ये 3rd चैप्टर भी खत्म हो गया। ज्यादा कुछ इसमें याद रखना नहीं है। क्या क्या याद रखना है? केवल मां के दूध के लाभ, मां का दूध और बोतल के दूध में अंतर, नुकसान और खतरे क्या हैं, लाभ क्या हैं, मां के दूध मतलब पिलाने की विधि क्या है, निप्पलों को साफ रखने का तरीका क्या है, और 4 तरीके की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत सरल चैप्टर है, आराम से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। और आदर्श समय क्या है? तो 6 माह तक लगभग दूध पिलाना चाहिए। 6 माह के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा लिक्विड, मतलब पेय पदार्थ वाली चीजें, दाल का पानी, सूप ये दे सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा उसको अर्धठोस चीजें भी दे सकते हैं। कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब इसमें 4 शब्द आपको याद रख लेने हैं। कौन कौन से? कि निप्पलों में, मतलब स्तनपान में कौन कौन सी समस्या आती है? तो अतिपूर्ण, चुचुक शोथ, अवरुद्ध नलिका और दरार
दरकदार, चुचुक। ये 4 शब्द बस यहाँ पर आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। ये 2 बातें हैं कि कब पता चलेगा आपको कि शिशु को हाँ दूध मिला है पर्याप्त, कब पता चलेगा कि दूध नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में बता सकते हैं कि ऐसी समस्या आ रही है, मतलब उसको दूध पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा है। 3 समस्याएं आती हैं, 4 समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी? स्तनपान में अतिपूरण की समस्या आ सकती है, अवरुद्ध नलिका की समस्या आ सकती है, चुचुक शोथ की समस्या आ सकती है, मतलब सूजन आ सकती है, और या तो दरकदार चुचुक। सारी समस्याओं में मुख्य रूप से कारण क्या है कि या तो गलत तरीके से स्तनपान करा रहे हैं, या शिशु गलत तरीके से स्तनपान कर रहा है, या रोज नहीं कराते, कभी करा दिया कभी नहीं कराया। बचने के तरीके क्या हैं कि निप्पल्स को साफ कर लें, उनकी मालिश कर लें, उनमें कुछ लोशन लगा दें। ये सारी समस्याएं, ये सारे निवारण इसके 4 शब्द इसमें आते हैं। इसके बाद 4th नंबर का चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं? स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात अब इसमें करनी है। रोग पर काबू पाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वे नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आते हैं, तथा जिस रोग को जड़ मूल से खत्म करने की बात आती है वे उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आते हैं। रोग पर काबू पाने के लिए जो चलाए जा रहे हैं वो कौन से हैं? नियंत्रण कार्यक्रम। और रोग को पूरे तरीके से नष्ट करने के लिए जो चलाए जा रहे हैं वो कौन से हैं? उन्मूलन कार्यक्रम। रोग को काबू पाना है वो नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आएगा, और पूरे तरीके से नष्ट करना है, खत्म करना है, जड़ मूल से खत्म करना है, वो उन्मूलन कार्यक्रम में आता है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी कार्यक्रम आपको पता होने चाहिए कि कौन सा कार्यक्रम किस रोग के उन्मूलन के लिए या किस रोग के नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, इस कार्यक्रम का नाम, और दूसरी बात क्या याद होनी है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कौन सा रोग खत्म करना चाहते हैं, कौन से रोग का उन्मूलन करना चाहते हैं। पहला है राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। एक एक करके सारे आएंगे, पहले ये केवल नाम है अभी। राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न, फिर गैर संचारणीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाधिरता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये सभी कुछ कार्यक्रमों के नाम है। प्रश्न क्या आएगा कि ये जो कार्यक्रम है, जैसे नाम दे दिया आपको, राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम जो है किससे संबंधित है, तब इसको देखते हैं। पहला प्रोग्राम है हमारा राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVVDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत वेक्टर से उत्पन्न रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, कालाजार, जैपनीज इंसेफाइलिटिस व चिकनगुनिया आते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन रोगों की रोकथाम से संबंधित है। तो पहली बात तो क्या लिखेंगे जब आपका प्रश्न आएगा क्या कि NVBDCP राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिसीज जो है, ये जो कार्यक्रम चलाया जाता है वेक्टर बॉर्न कंट्रोल डिसीज, क्या नाम है कार्यक्रम का? राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न कंट्रोल डिसीज। राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न कंट्रोल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल कार्यक्रम। तो ये किसके लिए चलाया जाता है? वेक्टर बॉर्न डिसीज जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया आदि जो इस तरीके की वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं, उनको खत्म करने के लिए, उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। करते क्या है इन कार्यक्रमों में? तो इन कार्यक्रमों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, जिसके द्वारा इनके वेक्टर मर जाएं, जैसे मच्छर मर जाएं, है ना, जो फैलाने वाले इन बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, वो जो खत्म हो जाएं। तो इसके तहत कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, इन बीमारियों में उचित दवा का प्रयोग करना, जैसे मलेरिया रोग के लिए क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग, महामारी वाले क्षेत्र में सभी बुखार वाले मामलों को जांच के लिए क्लिनिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना ताकि समय पर उसका निदान हो सके, औषधि वितरण केंद्र DDC तथा बुखार उपचार विभाग सुलभ कराया जाता है, जिससे बीमारियों के नियंत्रण व उन्मूलन में सहायता मिलती है। बस इतनी बात लिखनी है। प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिसीज कार्यक्रम कंट्रोल कार्यक्रम में क्या होता है? तो पहले आप लिखेंगे इस कार्यक्रम के तहत ऐसी बीमारियां जो कि किसी वेक्टर के द्वारा फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, फाइलेरियसिस, काला अजर, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक आदि बीमारियों का, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस आदि बीमारियों का नियंत्रण करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो बीमारियों के नाम लिख देना कि इस तरीके की बीमारियों का नियंत्रण करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अगली बात क्या लिखेंगे? इस कार्यक्रम में कौन से कार्य किए जाते हैं? तो पहला कार्य क्या किया जाता है? कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, दवाओं का वितरण, महामारी वाले क्षेत्र का निरीक्षण और वहां पर पाए गए संक्रमित व्यक्ति, वहां पर पाए जाने वाले संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इतनी बात आपको लिखनी है।
सिक्स्थ चैप्टर तो 2 या 3 पेज का ही है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। और उसमें पूछा है कि आपके दायित्व क्या हैं केवल, तो आप अपने दायित्व तो लिख ही सकते हैं, लोगों को जागरूक करें, महामारी वाले क्षेत्र में जाएं, लिस्ट बनाएं, ये सभी काम। तो पहला कार्यक्रम वेक्टर बॉर्न डिसीज का लिख पाएंगे एग्जाम में, केवल इतना लिखना है कि ये वाली जो बीमारियां होती हैं इस तरीके की, इन बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए ये वाला कार्यक्रम चलता है। और करते क्या है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, दवाइयों का वितरण, महामारी वाले क्षेत्र में जाके जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट बना के उनको स्वास्थ्य सुविधा देना। दूसरा कार्यक्रम है गैर संचारणीय रोगों की रोकथाम। ऐसे रोग, गैर संचारणीय का मतलब जानते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते नहीं, जैसे शुगर, मधुमेह, जैसे सीबीडी, स्ट्रोक, जैसे, तो ये जैसे मधुमेह वगैरह है। तो शुगर किसी को हो जाए, डायबिटीज किसी को है, तो उसके साथ रहने से किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ी होती है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती। तो ऐसा कार्यक्रम जो कि ना फैलने वाली बीमारियों के उन्मूलन के लिए चलाया जाता है, उस कार्यक्रम को कहते हैं गैर संचारणीय रोगों के रोकथाम और नियंत्रण। गैर संचारणीय मतलब जो फैलता नहीं है। बस इतना लिख के और क्या लिख देना है, नाम लिख देना है बीमारियों के। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसमें, मधुमेह है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, मतलब जैसे हार्ट की बीमारी है, अब हाँ बीपी वाली बीमारी है, तो इनके ये फैलती नहीं है, तो इनको ऐसा कोई पकड़ के उनको रोकथाम करने की वैसी आवश्यकता तो है नहीं। जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, अब तो केवल क्या करते हैं, इस प्रकार के रोगों के रोकथाम के लिए लोगों को केवल जानकारी देते हैं कि इस तरीके का खाना खाइए, इस तरीके की लाइफ स्टाइल रखिए, व्यायाम करिए, और साल में कोई एक दिन निश्चित कर देते हैं। जैसे एक दिन बना दिया हार्ट डिसीज डे, मधुमेह दिवस, तो ऐसा साल में एक कोई दिवस बना दिया मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस के दिन उसके बारे में, मधुमेह के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी कि इस प्रकार का ये रोग होता है, बच इस तरीके से सकते हैं। बस इतना करते हैं इसमें। गैर संचारणीय में क्या लिखोगे, ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती नहीं है, ऐसी बीमारियों के रोकथाम के लिए हम गैर संचारणीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण वाला ये कार्यक्रम चलाते हैं। बीमारियां कौन सी हैं, मधुमेह है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, ये सारे जो रोग हैं इनके रोकथाम के लिए करते क्या है, केवल लोगों को जानकारी देते हैं कि इस प्रकार का भोजन रखिए, इस प्रकार की लाइफ स्टाइल रखिए, व्यायाम करिए। और क्या करते हैं, एक कोई साल में एक कोई दिन निश्चित कर देते हैं। जैसे आज किसी महीने के किसी दिन में क्या मनाया जा रहा है, मधुमेह दिवस, तो उस दिन सारे लोगों को जागरूक कर देंगे कि मधुमेह से कौन कौन सा नुकसान आपकी बॉडी को होता है, बचने के तरीके क्या हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, व्यायाम करें क्या, कौन सा व्यायाम करें, ये सारी बातें। एक दिन मना लिया बीपी दिवस, रक्तचाप दिवस, तो एक कार्यक्रम टाइप का चला लिया, उसमें कई डॉक्टर्स आ गए, बैठ गए, जानकारी दे रहे हैं, बस। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, ये ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए, टीबी के पेशेंट होते हैं, तपेदिक जिसको कहते हैं हिंदी में, टीबी रोग सुना है आपने, टीबी, तो टीबी के उन्मूलन के लिए चलाया जाता है टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। क्या करते हैं, 3 सप्ताह अथवा इससे अधिक समय तक खांसी और बलगम से पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द जांच के लिए अस्पताल भेजना, रोग के संक्रमण का पता चलने पर टीबी की औषधि देना,
साथ ही नियमित रूप से बलगम, रक्त की जांच, छाती की जांच, एक्सरे कराना। जन्म के पश्चात सभी बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाया जाना। डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी फॉर शॉर्ट टर्म, प्रणाली के द्वारा टीबी रोगियों के इलाज की व्यवस्था की गई है। डॉट्स का अभिप्राय पर्यवेक्षण है, सुपरविजन के अंतर्गत प्रत्यक्ष देखभाल एवं उपचार करना। प्रायः रोगियों को डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सुपरविजन में दवाई दी जाती है। तो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जो है उसमें क्या होता है भाई कि एक निश्चित बीमारी के लिए चलाया जाता है। कौन सी बीमारी? टीबी वाली जो बीमारी है, टीबी वाली बीमारी की रोकथाम के लिए इसको चलाना है, इस कार्यक्रम को। क्या कहेंगे लोगों से जाके कि अगर किसी को 3 हफ्ते से ज्यादा क्या हो रही है, खांसी हो रही है, बलगम आ रहा है, तो किसकी जांच करा लें? टीबी की जांच कराने के लिए भेजना है। अगर टीबी निकलता है तो फिर उसको स्वास्थ्य सुविधा देना है। और कौन सी तकनीक अपनाते हैं इसमें? डॉट्स प्रणाली के द्वारा टीबी रोगियों के इलाज की व्यवस्था की गई है। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी फॉर शॉर्ट टर्म। जब टीबी नहीं होगा, कोई बात नहीं, इतना तो याद रहेगा कि टीबी नियंत्रण कार्यक्रम किस लिए चलाया जाता है? टीबी पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। इतना बस लिख देंगे। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम टीबी पर नियंत्रण के लिए, टीबी पर नियंत्रण या रोकथाम, क्या कर देना है भाई? इसमें क्या चेकिंग करोगे जाके? चेकिंग क्या करना है कि अगर किसी को 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बलगम आ रहा है, तीन सप्ताह से ज्यादा खांसी और बलगम है, तो टीबी की जांच कराने के लिए उसको कहें। थर्ड, अगर टीबी पॉजिटिव आया है, टीबी उसको निकला है, तो टीबी है तो उसका दवाई कराने की व्यवस्था। और किसके द्वारा किया जाता है इसका इलाज? डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी फॉर शॉर्ट टर्म। इस प्रणाली के तहत डॉक्टर उसको अपने सुपरविजन में रखते हैं, चेकिंग करते रहते हैं, उसके बलगम का, उसकी छाती का एक्सरे करके फेफड़ों की जांच करते रहते हैं। ये बात इतना तो लिख ही पाएंगे ना, टीबी में डॉट से जरूर लिखते हैं। हाँ, डॉट्स अकेला लिख देना, DOTS लिख देना, फुल फॉर्म नहीं लिखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लिख देना कि इस टीबी रोग जो है उसका रोकथाम करने के लिए डॉट्स प्रणाली के तहत उपचार किया जाता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। अब अगली बात आती है कि जब भी कोई, वैसे तो बच्चों को लगाया जाता है टीका, लेकिन कभी कोई महामारी फैलती है तो सबको पूरे देश भर में टीका कार्यक्रम चलाया जाता है। कोरोना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और ऐसा उदाहरण है जो आप सबके सामने ही हुआ है ना। इससे पहले भी कुछ बीमारियां तो उनके टीके बने,
तो वो टीके अब कैसे हो गए, आम हो गए, लगने लगे, बच्चों को ही लगा दिए जाते हैं, बचपन से ही दे दिए जाते हैं टीके। अब कोरोना जो है वो हम सभी लोगों ने लाइव उसको देखा, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टीकाकरण का। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का मतलब है पूरे देश भर में। वैसे टीकाकरण किसके लिए कराया जाता है? गर्भवती महिलाओं को होता है टीकाकरण, बच्चों को होता है टीकाकरण, और जब कोई विशेष महामारी देश में फैलती है तो फिर पूरे देश भर में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके बारे में पूछा जा सकता है इसको। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं, शिशुओं तथा बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न टीकों को लगाकर बच्चों व गर्भवती महिलाओं का अनेक रोगों से बचाव किया जाता है। सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। टीकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा की अवधि विभिन्न टीकों के मामले में भिन्न भिन्न होती है। टीकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा की अवधि विभिन्न टीकों के मामले में भिन्न भिन्न होती है। टीकाकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतिरक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ टीकों के मामले में बूस्टर डोज भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटेनस जैसे रोगों के मामले में संक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है। तो वैसे तो क्या है कि सरकार के द्वारा निःशुल्क किनको टीकाकरण उपलब्ध है? गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध होता है ये टीकाकरण, ताकि देश में वो बीमारी पर आगे कभी ना बढ़ पाए। अब बात करते हैं कि कभी किसी किसी जो टीके का प्रतिरक्षण हमेशा के लिए होता है, कुछ कुछ टीके ऐसे होते हैं जिनके लिए बूस्टर डोज भी लेना पड़ता है। जैसे कुछ कुछ बीमारियां कौन सी हैं? डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटेनस, ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके मामले में बूस्टर खुराक की आवश्यकता भी होती है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में क्या लिख देंगे केवल कि टीकाकरण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा निःशुल्क रूप से गर्भवती महिला एवं बच्चों के लिए टीकाकरण कराने का कार्यक्रम है। इसके द्वारा बच्चों के प्रतिरक्षा प्रणाली को या गर्भवती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत भी किया जाता है। रोग उस पर्टिकुलर डिसीज से लड़ने का हमें एक सहारा मिलता है, प्रतिरक्षा मिलती है। दूसरी बात आप इसमें लिखेंगे कि कुछ कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक खुराक से काम नहीं चलता, उनका बूस्टर डोज भी लेना पड़ता है। अगली बात, जब महामारी जैसा दौर आता है तो टीकाकरण कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाता है, तो वो भी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ही शामिल होगा। गर्भवती महिला और बच्चों के लिए तो रोज है, हमेशा चालू है। जो बीमारियां पहले से पकड़ ली गई हैं, जिनका टीका बन गया है, उनका टीका लग रहा है। कि महामारी जैसा दौर आता है तो उसका टीका पूरे देश में निःशुल्क लगाया जाता है। अब बात करते हैं, तो ये टीकाकरण कार्यक्रम भी हो गया। 4 कार्यक्रम हो गए हमारे, एक वेक्टर वाला, एक टीबी वाला, एक गैर संचारणीय रोग वाला और एक टीकाकरण कार्यक्रम। 5वें नंबर का है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। 5वें नंबर का कौन सा है? प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। परिवार कल्याण के विभिन्न घटक परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण तथा शिशु स्वास्थ्य एवं सुरक्षित मातृत्व है। इसके लिए सरकार ने RCH कार्यक्रम विकसित किया है। ये सभी घटक RCH कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाते हैं। RCH मतलब ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को RCH कहते हैं।
अब लिखना क्या है कि पहली बात तो आप क्या लिखोगे कि कौन कौन सी सुविधाएं इसमें दी जाती हैं। सुविधाओं की बात सबसे पहले करनी है। आ जाओ। जल्दी आ रहा है। ये है, इसका फोटो ले जाना पेपर का। 2 पेपर मिल गए हैं। 2 पेपर है, कम मंगवाया। आज वाला नहीं मिला है, वो हम तुम्हें भेज नहीं खा लेते, हमने अभी लेके रख लिए थे, पर तुम ही तो अब तुम ही दे लेना। इसको भी दे देना, दोनों खींच लेना फोटो। ये आपका आज का जो 450 का है, आज का पेपर नहीं है। हाँ। बाकी 451 5 आना है आपके MCQ, फिर फिलिंदा ब्लैंक, खाली स्थान भी है, सही जोड़े मिलाना भी है, सत्य असत्य भी है, खाली स्थान है। दिखाओ इधर, दिखाओ आज को तो बड़ी याद चल रही है, वो कोड है 450। हाँ 70 नंबर का है पेपर आपका। पड़ा है अभी हम फोटो भेज देंगे, आप लोग एग्जाम के लिए चले जाना, हम आपका नंबर भी दे जाना, तो सबको भेज देंगे। तो इसमें प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? पंद्रह से 49 वर्ष प्रजनन योग्य की महिलाओं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, स्कूली बच्चे एवं किशोर अवस्था के बच्चे, इनको इसमें पॉइंट आउट किया जाता है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तियों की जरूरतों के मुताबिक संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी को भी अच्छे उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें दक्ष बनाना है। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन करने में निम्नलिखित 3 बातों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जन्म दर में कमी लाना, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी। ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनके 3 उद्देश्य सरकार ने क्या रखे हैं, ये उद्देश्य आपको लिखने पड़ेंगे। कार्यक्रम आएगा, इस कार्यक्रम में आपको ये उद्देश्य लिखने पड़ेंगे कि 3 उद्देश्य इसमें हैं। कौन कौन से? जन्म दर में कमी लाना, मातृ मृत्यु दर में कमी, मतलब डिलीवरी के समय जो कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती उसमें कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी, बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं तो उनको उसमें कमी लाना कि उनकी डेथ ना हो। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं के लिए चिकित्सक, NNM एवं नागरिक शब्द की संयुक्त जिम्मेदारी बनती है कि वे सरकार द्वारा प्रदत्त सेवा का अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाह की वैधानिक आयु लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष का सही कार्यान्वयन होना चाहिए और इसके लिए सबको प्रयत्नशील रहने की जरूरत है। 2 बच्चों के बीच समय अंतर के लिए गर्भ निरोधक सामग्रियों की उपयोगिता के महत्व को भी समझाना है। इसमें एक और चीज आप समझाएं, क्योंकि शब्द लिखा है प्रजनन कार्यक्रम है ये, तो इसमें आपको क्या बताना है कि महिलाओं की उम्र शादी की कितनी फिक्स की गई है? 18, और पुरुषों के लिए क्या है? 21। तो इससे पहले महिलाओं का विवाह ना हो 18 वर्ष से कम उम्र में। दूसरी बात, एक बच्चा पैदा हो गया है तो अब दूसरे बच्चे में अंतर रहे, तो अंतर कैसे रखें? तो अंतर रखने के लिए कुछ जो निरोध वाले चीज आते हैं किसी प्रकार का, ताकि जो
समय अंतर रखा जा सके बच्चे में, बहुत जल्दी जल्दी गर्भधारण ना हो, इसके लिए लोगों को प्रेरित करें, निरोधक सामग्रियों के बारे में बताएं। क्या किसकी? हाँ हाँ अब हो गई। कैसे क्या है, देखो समय के अनुसार चीजों में बदलाव आ जाता है। हाँ उसका नियम बन रहा है। अब देखो क्या है कि कोई भी बिल बनता है तो उसको पास कराना पड़ता है। अभी किसी राज्य में अब जब जाके पास होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, तो पास कराने में बहुत समय लग जाता है। उसमें सभी सांसदों की परमिशन चाहिए उनका। हाँ ऐसा करने का प्रावधान आ रहा है, कुछ जगह पर उसका बात चल रही है कि ऐसा होना चाहिए। तो मातृत्व सुरक्षा कैसे किया जाए? जो महिला है वो गर्भावस्था के समय या डिलीवरी के समय उसकी मृत्यु ना हो, कैसे रोका जाए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पताल, प्रसव की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वहां प्रसव कराने के लिए लोगों में जागृति पैदा करनी चाहिए। अस्पताल केंद्र प्रसव के फायदे को बताकर केंद्रों में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है। पहली बात, घर पर आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में लोगों को जागरूक करेंगे कि घर पर डिलीवरी ना करें, है ना। कहीं कहीं गांव में घर पे ही डिलीवरी लोग कर देते हैं, तो कहां पर डिलीवरी होनी चाहिए? किसी स्वास्थ्य केंद्र में, अस्पताल में। गर्भावस्था की जटिलता को घर का द्वारा कम किया जाना चाहिए और इससे ANM तो सेवाकालीन प्रशिक्षण सुलभ कराकर उसके ज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता है। घर घर जाके ANM आपने देखा हो ना, आशा कार्यकर्ता लोग घर घर जाती हैं, पता करती हैं, गर्भवती महिला जो है उसके बारे में जागरूक करती हैं, गोलियां वगैरह कौन कौन सी देनी, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये सभी जानकारी देना है। रेफरल सेवा को ज़्यादा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसमें अपेक्षित सुधार होना चाहिए तथा आंगनवाड़ी और आशा बहन आदि महिलाओं का यथासंभव सहयोग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी को सचेष्ट रहना चाहिए। रेफरल सेवा को बढ़ाना है। अल्प आयु में गर्भधारण के खतरे, थोड़े समय अंतराल पर बार बार गर्भधारण की जानकारी देकर लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, तभी भारत में जन्म दर में कमी लाई जा सकती है। इससे शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। देखो क्या होता है कि बार बार गर्भधारण करने से जन्म दर बढ़ जाती है, कई बच्चे हो जाते हैं। तो कई बच्चे हो जाने से फिर एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, उनकी जितनी अच्छी परवरिश की जा सकती है, कई बच्चे हो जाते हैं तो उतनी अच्छी परवरिश उनकी नहीं होती। तो इसका उद्देश्य ये भी हमने पढ़ा था कि जन्म दर में भी कमी लानी है। बहुत अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, 1, 2, तो उससे बच्चों की परवरिश भी अच्छे से होती है और दूसरी बात माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार गर्भधारण होने से शिशु मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। फिर बच्चा सही तरीके से पनप नहीं पाता क्योंकि माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, बार बार डिलीवरी हो रही है, तो इससे शिशु मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। जन्म मृत्यु दर कम होगी, शिशु मृत्यु दर कम होगी और मातृ मृत्यु दर भी कम होगी। शिशु मृत्यु दर, अब शिशुओं की मृत्यु क्यों हो जाती है उसके कारण देखें। भारत में शिशु मृत्यु दर अन्य विकसित देशों की तुलना में अभी भी बहुत अधिक है। भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक होने के मुख्य कारण, अच्छा शिशु की मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है? कौन मोबाइल चल रहा है? गंभीर श्वास संक्रमण, या तो बच्चे को कोई श्वास संक्रमण हो जाए या अतिसार हो जाए
या टीकाकरण ना हुआ हो उसका, या उसको कुपोषण हो जाए, अपर्याप्त देखभाल, समय से पहले जन्मा नवजात शिशु, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से शिशु की मृत्यु हो सकती है। कुपोषण है, या उसको कोई देखभाल नहीं हुई है, टीकाकरण नहीं हुआ है, समय से पहले हो गया हो तो विकसित नहीं हो पाता, तो डेथ हो जाती है। अच्छा कितने में? अच्छा, कौन भाई? अच्छा, तो स्वस्थ है। अतएव ANM को ORS, विटामिन तथा सही समय पर टीका एवं जटिलता वाले रोगियों को रेफरल सेवा की व्यवस्था हेतु पहल करनी है। खासकर बच्चों के अतिसार में ORS नहीं पिलाने से शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। जब हम अतिसार वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, रोग वाला, उसमें ये बात बताई थी कि अतिसार से निदान के लिए क्या करते हैं, ORS दिया जाता है बच्चों को। लोगों को मुंह से पुनर्जलीकरण चिकित्सा के महत्व को समझाना है ताकि वे इसकी सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। क्योंकि अतिसार से होता क्या, बच्चों में पानी की कमी आ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उल्टी दस्त होने के कारण उनका पानी बहुत निकल जाता है, तो पानी की बहुत अधिक कमी बच्चों में आ जाती है। मातृ शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिशु जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व आदि का समग्र रूप प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसके मुख्य उद्देश्य आपने देख लिए, क्या है कि जन्म दर को कम करना है, शिशु मृत्यु दर को कम करना है, मातृ मृत्यु दर को कम करना है, रेफरल सेवाओं को बढ़ावा देना है, लोगों को जागरूक करना है कि बार बार गर्भधारण ना हो। ये सारी बातें इसमें देखी जाएंगी। अगला आएगा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। पूछा जाएगा आपसे, ऐसा प्रश्न आएगा कि 5 नंबर में आ सकता है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में लिखिए। मतलब राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? हाँ, ये सभी आ सकते हैं, जितने कार्यक्रम हैं ये सभी कार्यक्रम आ सकते हैं। और सभी कार्यक्रमों में लिखना केवल क्या है कि ये कार्यक्रम किस लिए चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, और दूसरी बात लिखनी है कि इस कार्यक्रम में कौन कौन से काम सरकार करती है। बस 2 बातें लिखनी है कि किस बीमारी के लिए चलाया जा रहा है और सरकार करती क्या क्या है। दवाइयाँ वितरित करती है कि कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव कराती है, कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, करती क्या है सरकार। तो वो बातें आपको, टीकाकरण का कार्यक्रम हमने देख लिया था पहले। कितने हैं? 14 कार्यक्रम हमें पढ़ने हैं, जिसमें से अभी हमने 5 खत्म करे। 14 कार्यक्रम हैं, हो जाएंगे आधे घंटे में। थोड़ा थोड़ा सबका बता देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा तो कुछ लिख दो। 12:30 हो गए। 1 बजे आपको निकलना इसलिए आवश्यक है ताकि समय से आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं। क्या? कहाँ पर? हाँ। तो इसीलिए आवश्यक है कि आप समय से अपना एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं, क्योंकि जो पढ़ लिया है वो तो पढ़ लिया है, अब समय से पहुंच जाएं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आबादी में वृद्धि भारत की ही नहीं अपितु विश्व भर के लिए एक जटिल समस्या के रूप में उभर रही है। इसका प्रभाव जीवन के हर स्तर पर पड़ रहा है, क्योंकि आबादी
ज्यामितिक रीति से बढ़ती है, लेकिन खाद्य सामग्री अंक गणितीय तरीके से बढ़ती है। फलस्वरूप आबादी के अनुपात में खाद्य सामग्रियों का उत्पादन नहीं बढ़ पाता, जिससे भुखमरी के साथ साथ कुपोषण की कई समस्याएं विश्व स्तर पर उत्पन्न हो रही हैं। भारत विश्व का पहला देश है जिसने इन समस्याओं से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष 1952 में प्रारंभ करा था। कितने साल से कर रहा हूँ? 1952 में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, तब से आज 2023। 47 में देश आजाद हुआ, 51 में चुनाव हुए, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई 52 से, तब से ही ये अभी तक चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखो, अगर कम लोग होंगे तो कम हमारे लिए जितनी सामग्रियां हैं उनका उपयोग हम कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैं, खाने पीने की चीजें उतनी नहीं हैं, रहने की जगह नहीं है। हाँ, ज्यादा उत्पादन करें पर उतना उत्पादन नहीं हो पाए तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, भुखमरी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा, ये सारी समस्याएं देश में आ सकती हैं। और अच्छी बात क्या है कि भारत ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए भारत ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी 1952 में। परिवार कल्याण स्वेच्छा से ग्रहण की गई जीवन जीने की वैसी प्रक्रिया तथा चिंतन का स्वरूप है जो दंपति के उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय, उत्प्रेरित भावना पर, ज्ञान पर आधारित है, जिसके द्वारा उनके स्वास्थ्य का विकास, परिवार उत्थान और देश का सामाजिक विकास प्रभावकारी ढंग से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दूसरी एक्सपर्ट कमेटी 1971 के अनुसार परिवार कल्याण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों एवं दंपतियों को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने में मदद करती है। परिवार कल्याण की परिभाषा क्या है? तो परिवार कल्याण की परिभाषा है एक ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्तियों एवं दंपतियों को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करती है, मदद करती है। कौन कौन से उद्देश्य पूरे करने हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत? बच्चे संयोग से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से हों, मतलब बहुत अधिक बच्चे पैदा नहीं करने। घर में उतने ही बच्चे हों जिनकी सही ढंग से परवरिश हो सके। बहुत अधिक बच्चे होंगे तो उनको खाने को सही से नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छे से नहीं होगी, परवरिश अच्छे से नहीं होगी। तो बच्चे उतने ही हों जितनी क्षमता के अनुसार उनका पालन पोषण हो सके। बच्चों के जन्म के बीच उचित अंतर हो ताकि उन्हें विकसित होने का समय मिले और माँ का भरपूर प्यार मिल सके। बहुत सारे बच्चे 1-2 साल होते ही जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो फिर किसी विशेष बच्चे को वो प्यार नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारी चीज हो जाती हैं, तो फिर उतना विशेष ध्यान उस पर नहीं जाता। वे स्वस्थ और सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकें और बच्चों के सही विकास के लिए उचित अवसर जुटा सकें। तो बात आ गई समझ में। बात क्या समझने योग्य थी इसमें कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? जनसंख्या वृद्धि को रोकना, नियंत्रण करना। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत कौन कौन से उद्देश्यों पर बात की जाती है कि कम बच्चे हों, बच्चे उतने ही हों जिनका परवरिश सही तरीके से हो सके, अधिक जनसंख्या हो जाने पर कुपोषण के शिकार हो जाएंगे बच्चे, उनको सही परवरिश नहीं मिलेगी, ये सारी बातें। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। एड्स देखो एक वायरस होता है, HIV, उसके द्वारा फैलता है। ये वायरस जन्य रोग है। फैलता कैसे? तो संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। ये असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देने से फैल जाता है। मतलब एक व्यक्ति का, संक्रमित व्यक्ति था जिसको HIV था, उसका रक्त उठा के दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो उसको भी HIV ट्रांसफर हो जाएगा। सुइयों के प्रयोग से एक ही सीरेंज से उसको इंजेक्शन दे दिया, उसी सीरेंज से दूसरे को दे दिया। हाँ, संक्रमित को दिया उसी सीरेंज से दूसरे को दे दिया, तो उससे भी HIV फैलता है।
संक्रमित मां द्वारा उसके शिशु को भी फैल जाता है, मां से बच्चे को भी ट्रांसफर होता है। तो ये 4-5 कुछ तरीके हैं जिससे HIV एड्स वाली बीमारी होती है। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति के रक्त को दे देना, संक्रमित व्यक्ति की सुई जो है उसको दूसरे व्यक्ति को लगा देना। अस्पताल में सबसे पहले भी तो इनके वाला टेस्ट होता है, गर्भवती महिलाएं हाँ, सबसे पहले उनको ये तो वाला टेस्ट। क्योंकि देखो गर्भवती महिला से बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये 4 बातें आपको समझ में आ गई। ये 4 बातें क्या है कि एड्स फैलता कैसे है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अभी तो फैलने की बात हमने देख ली कि इस तरीके से फैल रहा है। अब कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो कार्यक्रम का उद्देश्य है HIV संक्रमण से लोगों को बचाना, रक्त एवं रक्त उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करना, रक्त की सुरक्षा अर्थात HIV की जांच किए बिना रक्त की आपूर्ति पर पाबंदी, HIV जांच की व्यवस्था करना, रक्तदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना व शिविर लगाकर रक्त अधिकोष में रक्त का भंडारण करना, HIV एड्स रोग से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाकर जन समुदाय तक पहुंचाना, रोगी के परिवार के अन्य सदस्यों को आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। मतलब पहले तो क्या बोल दो कि भाई जो टेस्ट कराओ, अगर कोई पॉजिटिव है तो फिर उसका रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को मत दो। लोगों को जागरूक करो HIV के बारे में कि कैसे फैलता है, कभी असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं, ये जानकारी देना है। अगली बात, एड्स से ग्रसित भर्ती रोगियों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करना है, आध्यात्मिक सेवाएं प्रदान करना है, यौन संचारित रोग जैसे सिफिलिस, सुजाक आदि का नियंत्रण करना, STD निदान व उन्मूलन सेवाओं को बढ़ावा देना, और भी जो यौन संचारित रोग होते हैं जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, इनको रोकना, कंडोम के प्रयोग को बढ़ाना, कंडोम के प्रयोग को इसमें बढ़ाना है ताकि सुरक्षित यौन संबंध बनेगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध कराना, HIV को नियंत्रित करने वाली दवाएं, ये बात जरूर लिखना, ये बात जरूर लिखना है। कौन सी? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को निःशुल्क उपलब्ध कराना, लोगों को स्वैच्छिक परामर्श व जांच केंद्रों की समुचित सेवाएं प्रदान करना, स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम को विद्यालयों तक पहुंचाना को बढ़ावा देना। विद्यालयों में भी एड्स संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बच्चों को जानकारी दी जाती है एड्स से संबंधित। मां द्वारा बच्चे में HIV संक्रमण को रोकने के लिए सभी गर्भवती महिलाओं को परामर्श तथा जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो जब एड्स के बारे में आएगा सबसे पहले क्या लिखोगे? ये एक HIV वायरस से होती है। किस वायरस से होती है? HIV वायरस से होती है। दूसरी बात क्या लिखोगे कि कैसे फैलता है? तो मां के द्वारा बच्चे को फैल जाता है संक्रमित सुई से, संक्रमित रक्त से, यौन संबंधों से, असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ताकि HIV की एड्स की जानकारी लोगों को मिले। अब जानकारी में क्या मिले? जैसे किसी को नहीं पता कि ये रक्त से फैल जाता है, किसी को नहीं पता कि ये असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैलता है, तो लोगों को जागरूक करें कि ये असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित सुई से, असुरक्षित रक्त से फैल जाता है, संक्रमित रक्त से फैल जाता है। ये जानकारी लोगों को देना है। तीसरी बात, जो निरोध की सामग्रियां हैं, कॉन्डम है या किसी और प्रकार के निरोध का उपयोग करके सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने हैं, बच्चों को जागरूक करना है। स्कूल कार्यक्रम में बच्चों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। स्कूल में कई बार ये कार्यक्रम चलाए भी जाते हैं। स्कूल में कुछ डॉक्टर्स की टीम जाती है और बच्चों को जागरूक करती है कि HIV एड्स कैसे कैसे फैलता है। अगली बात जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उपलब्ध हो सारे जांच केंद्रों में।
ये बात आपको मुख्य रूप से बस इतने पॉइंट लिख देना कि लोगों को जागरूक करें, स्कूल में भी जागरूकता फैलाएं, क्योंकि देखो बच्चे जागरूक होंगे तो फिर बच्चों से ही तो फिर आगे सब कुछ बढ़ना है। अगली बात, संक्रमित रक्त ना दें, संक्रमित इंजेक्शंस ना दें, निरोध का प्रयोग करें और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी निःशुल्क उपलब्ध। इतने 6-7 पॉइंट लिख देना बस। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। अब बात करते हैं कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, 8वें नंबर का है। कैंसर जन समुदाय को प्रभावित करने वाला एक खतरनाक रोग है। कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैंसर नियंत्रण को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्वरूप प्रदान किया है। पुरुषों में मुंह, फेफड़े, प्रोस्टेट ग्रंथि, जबकि महिलाओं में योनि, ग्रीवा, बच्चेदानी और छाती का कैंसर अलग देखा गया है। कैंसर कई जगह पर होते हैं, मुंह में हो जाता है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर हो जाता है, जनन ग्रंथि में, जहां एक प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा था, जब जनन तंत्र पड़ा था तो वहां पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, उसमें कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है। तो ये कई तरीके के कैंसर है। महिलाओं में कौन कौन से ज्यादातर होते हैं? तो योनि में हो जाता है, बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है, स्तनों का कैंसर हो जाता है। तो ये सभी कैंसर हैं। कैंसर एक बहुत खतरनाक रोग है और इसमें क्या क्या किया जाता है? जल्दी से जल्दी पता लगाएं कि ये डिसीज है, शीघ्र जांच कराने की व्यवस्था करना, कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करना, कैंसर से बचाव हेतु लोगों को प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, जैसे महिलाओं द्वारा स्वयं छाती की जांच करने की शिक्षा देना, तंबाकू लेने से होने वाले नुकसान बताना, कैंसर की अंतिम अवस्था से ग्रसित रोगियों के लिए पैलिएटिव दर्द निवारक देखभाल की व्यवस्था करना, रेडिएशन कीमोथेरेपी की व्यवस्था करना। अब इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से लिख देना? पहली बात तो ये लिख देना कि लोगों को जागरूक करें कि कैंसर किस तरीके से फैलता है, जैसे तंबाकू, गुटखा आदि से कैंसर बढ़ता है, तो ये जानकारी आप लोगों को दे सकते हैं। दूसरी बात, जो इसके उपचार की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं। जैसे एक तो क्या है, दर्द निवारक, उसमें दर्द निवारक कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो एक तो उसकी व्यवस्था, और दूसरा उसमें थेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी की समुचित व्यवस्था अस्पतालों में हो। कीमोथेरेपी दी जाती है, एक ट्रीटमेंट का उसका विधि है। जैसे हर एक इलाज का अपना अपना ट्रीटमेंट होता है, वैसे कैंसर के ट्रीटमेंट की विधि है क्या? कीमोथेरेपी, रेडिएशन के द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो मुख्य रूप से कीमोथेरेपी वाला पॉइंट जरूर लिखना है। दूसरा पॉइंट कौन सा लिखना है? ये दर्द निवारक वाला पॉइंट जरूर लिखना है। और तीसरा लिख देना कि लोगों को जागरूक करना है कि वो कैंसर से किस प्रकार से बच सकते हैं। जैसे कुछ अगर तंबाकू गुटखे का सेवन करते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। 9th नंबर पर है राष्ट्रीय आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम। आपने एक बात पढ़ी थी जब मिनरल, हमने आहार वाला पाठ चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक आयोडीन शब्द आया था कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है, गला थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। हाँ, तो अगर आयोडीन, राष्ट्रीय आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम, अगर आयोडीन की कमी शरीर के अंदर हो जाए तो विकार आ जाते हैं। तो कौन से विकार आते हैं वो वाली बात है। आयोडीन की कमी से गलगंड मतलब ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसको घेंगा भी कहते हैं। घेंगा सुना होगा आपने शायद। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, जिसको गलगंड या ग्वाइटर कहते हैं। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। रोग भारत के कुछ ही हिस्सों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय खंडों आदि में पाया जाता है। इसमें गल ग्रंथि बढ़ जाती है। होता क्या है? गल ग्रंथि बढ़ जाती है। रोग बढ़ जाने पर घेंगा
गुब्बारे की तरह फूला दिखाई देता है, जिससे सांस लेने मुश्किल होने लगती है। इस रोग को अंग्रेजी में ग्वाइटर कहा जाता है। यह रोग जनमानस के लिए स्वास्थ्य समस्या का रूप लेकर उभरा है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया है। जन समुदाय को सही स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करके इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। कैसे किया जा सकता है? सर्वेक्षण द्वारा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां घेंगा रोग का अधिक प्रकोप है। प्रकोपित क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा साधारण गैर आयोडीन युक्त नमक की अपेक्षा आयोडीन युक्त नमक वितरित किया जाए। तो आयोडीन वाले में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो कि आयोडीन की कमी कार्यक्रम का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन में लिखा आएगा? राष्ट्रीय आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम क्या आएगा? तो ये जो कार्यक्रम है ये कब चलाया जाता है? किस ज्यादातर जो हिमालय क्षेत्र के लोग हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए विशेषकर चलाया जाता है। होता क्या है इस डिसीज में कि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो गल ग्रंथि है, गले की ग्रंथि है, वो बढ़ जाती है और इसके कारण होता क्या है? घेंगा रोग हो जाता है। बचने का उपाय क्या है? सरकार क्या कर सकती है? पहचान कर ले कि इस जगह पर प्रकोप है तो वहां पर आयोडीन युक्त नमक वितरित किया जाए। हाँ, निःशुल्क मुक्त कर दिया जाए, वितरित कर दिया जाए। अच्छा, घेंगा है, ऐसे बढ़ जाता है इधर पे क्या? अच्छा, हाँ, आयोडीन की कमी के कारण गलगंड रोग हो जाता है, गल ग्रंथि बढ़ जाती है। उपाय क्या है? केवल आयोडीन युक्त नमक वितरित कर दिया जाए। आपने सुना भी होगा आयोडीन युक्त नमक खाएं, हाँ, ऐड भी आती है नमक की, टाटा सॉल्ट वाली। दूसरा, आयोडीन की कमी पूरा करने के लिए समुद्री आहार, जो समुद्र से प्राप्त होने वाले आहार होते हैं उनमें भी आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम। दृष्टिहीनता भारतवर्ष के लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है, जिसकी वजह से भारत सरकार द्वारा इसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और इसे ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम के साथ कर व्यापक रूप से इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया गया। अब ट्रैकोमा कार्यक्रम दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का अंग बन गया। आंखों का एक रोग होता है ट्रोकोमा, आंखों का एक रोग होता है ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा कार्यक्रम जो चलता था आंखों के रोग के नियंत्रण के लिए, उसी कार्यक्रम में अंधापन कार्यक्रम को भी जोड़ दिया है। देश में दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उनमें समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था, इलाज के लिए मोबाइल नेत्र इकाई का गठन जो लोगों को समझा बुझाकर नेत्र जांच के लिए उत्प्रेरित कर सके, नेत्र की देखभाल के लिए स्थायी स्वास्थ्य सेवा की समुचित व्यवस्था, नियमित रूप से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना। सरकार द्वारा जगह जगह पर वो लगाए जाते हैं ना, शिविर लगाए जाते हैं जिसमें आंखों का ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए उचित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए उपयुक्त पौष्टिक आहार जिसमें विटामिन ए तथा डी पर्याप्त मात्रा में हो, जैसे गाजर, पालक की भाजी और पपीता, ये सभी मुख्य रूप से खाने की सलाह देनी चाहिए। बच्चों को नियमित रूप से विटामिन ए की खुराक देना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच कुशल नेत्र विशेषज्ञ द्वारा करवाना भी आवश्यक है। अब अगली बात क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एक तो उद्देश्य है कि शिविर में आंखों में अगर कोई मोतियाबिंद या डिसीज है तो उसका ऑपरेशन कर देते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि आंखों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? विटामिन ए। तो विटामिन ए का सप्लाई बॉडी में होता रहे, विटामिन ए की कमी ना हो पाए। तो विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है? मुख्य रूप से मिलता है गाजर से, पपीते से, पालक से। ये मुख्य रूप से विटामिन ए के सोर्स हैं। तो इनको अपनी आहार में, डाइट में शामिल करें।
जिला अस्पतालों में अलग से नेत्र वार्ड, ऑपरेशन थिएटर का निर्माण, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की पुरानी पद्धति की जगह सर्जरी की आधुनिक पद्धति का उपयोग करना, नेत्र सर्जनों के उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो बस यही सारी बातें इसमें आप लिख देना कि दृष्टिहीनता को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं जिनमें ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए अब जो नई पद्धति आई है, लेजर ट्रीटमेंट्स वगैरह आ गए हैं अब आंखों के ऑपरेशन के लिए, तो नई पद्धति का उपयोग करें। पुरानी पद्धति से जो करते थे उस पद्धति से ना करें। लोगों को प्रेरित करें कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में अपने भोजन में रखें। राष्ट्रीय बाधिरता निवारण, बाधिरता मतलब कानों से सुनाई न देना को उसको कहते हैं बाधिरता। हाँ भारत में WHO अनुमानों के अनुसार लगभग 63 मिलियन लोग बहरेपन से पीड़ित हैं। NSSO के अनुसार वर्तमान में 1 लाख आबादी में 251 लोग गंभीर रूप से बहरेपन से पीड़ित। बहरेपन के कारण पीड़ित व्यक्ति को गंभीर शारीरिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतर लोग एक कान के बहरेपन व कम बहरेपन से पीड़ित होते हैं। अधिकतर लोगों को, वैसे तो बहुत सारे लोगों को दोनों से सुनाई नहीं देता, ज्यादातर लोगों में बहरापन देखा गया है कि एक कान से उनको सुनाई देता है या कम सुनाई देता है। कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? तो उद्देश्य है चोट व किसी अन्य बीमारी के कारण होने वाले बहरेपन को रोकना, बहरेपन के लिए जिम्मेदार कान की समस्याओं की शीघ्र पहचान, निदान और उपचार, बहरेपन से पीड़ित सभी आयु समूहों का चिकित्सीय पुनर्वास, बहरेपन वाले व्यक्तियों के पुनर्वास कार्यक्रमों की निरंतरता के लिए मौजूदा अंतर क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करना, प्रबंधन प्रशिक्षण और विकास, बहरेपन के शीघ्र इलाज के लिए सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध कराना, क्षमता निर्माण करना, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ENT संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। तो अब बात में ये बात जरूर लिख दें। बहरेपन के बारे में तो आप लिख सकते हैं कि सुनाई नहीं देता, कान में कुछ समस्या आ जाती है। अब समस्या क्या हो सकती है कि मान लो किसी को कभी कोई चोट लग गई हो कान, या कभी किसी ने कोई बहुत, या कभी दवाइयां रिएक्शन कर जाती हैं किसी किसी को कोई अगर गंभीर बीमारी हो गई है और वो कोई दवाइयां ले रहा था, तो वो दवाइयां अगर रिएक्शन कर जाएं तो भी उसके कान पर असर आ जाता है। हेलन केलर आपने नाम सुना होगा कभी, एक बहुत बड़ी राइटर थी हेलन केलर। उनको यही समस्या हो गई थी कि उनको कोई बीमारी थी, तो उनको कोई दवाई का दुष्प्रभाव हुआ जिसके कारण उनके कानों की क्षमता चली गई थी, आंखों की क्षमता भी चली गई थी। क्या पुनर्वास संबंधी सेवाएं, तो इसमें ENT संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं। तो बात क्या लिखेंगे कि पहले देखें कि चोट लगी है, कुछ उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब जो डॉक्टर है उनको कौन सा प्रशिक्षण मिलना चाहिए? ENT का प्रशिक्षण करना चाहिए। बहरेपन, कम सुनाई देने संबंधित समस्याओं का शुरुआत में पता लगाने के लिए शिविर लगाएं। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बहरेपन संबंधी जागरूकता पैदा करना। तो ये तो आप बहरेपन का तो आप लिख सकते हो, शिविर लगा के पता करें, उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजें, जो कान वाले विशेषज्ञ हैं उनके पास भेजें, मशीन वगैरह भी लगा दी जाती हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग का उन्मूलन है। जल्द से जल्द कुष्ठ रोगियों का पता लगाएं, रोग निदान, उपचार तथा दवाइयां गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा, शहरों में स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराएं। नियमित रूप से निर्धारित समय तक दवा का सेवन करने के लिए रोगी को प्रोत्साहित करें। इस रोग के उन्मूलन के लिए समुचित तथा नियमित उपचार के साथ स्वास्थ्य शिक्षा देना, चिकित्सीय पुनर्वास सेवा प्रदान करना। ज्यादा कुछ नहीं लिखना। कुष्ठ रोग में क्या लिखना है? कुष्ठ रोगी का पता करें, उसको निःशुल्क दवाइयां दें, और फिर रोगी को ये भी कहें कि इसको नियमित रूप से सेवन करना है, समय समय पर जो डॉक्टर ने बताया है। अगला है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य के तहत स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से स्कूली बच्चों पर केंद्रित है, जिसका मुख्य लक्ष्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सुधार करना है। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण, सुरक्षित पानी, योग की सुविधा, पर्यावरण स्वच्छता आदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन तो मिल ही रहा है, साथ साथ उनको वो अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, उनको बताएं कि कैसे साफ स्वच्छ रहें, बीमारियों से कैसे बचें, उनको उचित पोषण मिले, जैसे मिड डे मील चलता है, उचित पोषण प्राप्त हो, स्वच्छ पानी प्राप्त हो, ये सभी बातें। मध्याह्न भोजन मिलता है, ये सारी बातें। वहां पर गेम्स का पीरियड भी रहे, बच्चों को योग की शिक्षा भी मिले, ये सारी बातें इसमें लिख देनी है। ये ऐसी बातें हैं कि देखो आप लोग लिख सकते हो थोड़ा बहुत। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके बारे में भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में क्या लिख देना कि भारतवर्ष में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो ढांचा एवं कार्य पद्धति थी, उससे भारत की स्वास्थ्य समस्याओं का निदान बेहतर ढंग से जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। अतः भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मतलब मुख्य रूप से इसका काम क्या है कि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ग्राम स्तर पर मिशन के लिए जुटे स्वास्थ्य कार्यकर्ता में कौन कौन शामिल है? आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य रक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये सभी लोग गांव में उपलब्ध रहते हैं और कार्य ऐसा करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए। इस मिशन के साथ आशा नाम से ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन कर उसे उसी गांव में लगाया गया है जहां की वे निवासी, अर्थात आशा जिस गांव की निवासी होती है उसी गांव के लिए ही कार्य करती है। पूर्णतः अवैतनिक होती है, परंतु उसकी कार्य क्षमता के आधार पर उसे प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। वह ग्रामीण स्तर पर प्रथम संपर्क का कार्य करती है तथा ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवकों का पूर्ण लाभ दिलाने में सहायक होकर अपने गांव की जनता की आशाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करती है। एक आशा 1000 आबादी के लिए कार्य करती है तथा इसकी उम्र 25 से 45 होती है। कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जरूर लिखने हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पहली बात तो क्या लिखोगे, कहाँ चलाया जाता है? ग्रामीण स्तर पर चलाया जाता है, ताकि ग्रामीण जो व्यक्ति हैं उनको सही समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, स्वास्थ्य के बारे में वो जागरूक हो सकें, उनको मालूम हो कि कौन सी बीमारी किस तरीके से फैलती है, ताकि वो पहले से ही बच जाएं। इसके लिए आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये सभी लगाए जाते हैं गाँव में। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा घर घर तक पहुंचाना तथा उसका पूर्ण लाभ लोगों के बीच सुलभ कराना। समुदाय की वंचित आबादी जिन्हें स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में दिक्कत होती है उन्हें सुलभ कराना। प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी को बढ़ावा देकर जनता को उसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। ये बात जरूर लिख देना कि इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी का भी बढ़ावा दिया जाता है। ग्रामीणों के जीवन स्तर को बढ़ाना, ग्रामीणों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण, स्वच्छता, पेयजल, पोषण आदि से अपेक्षित सुधार लाना। अब इनमें भी सुधार किया जाएगा। किस किस में सुधार किया जाएगा कि उनको सही तरीके से स्वच्छ पानी मिले, पूरा पोषण आहार मिले, स्वच्छता मिले, मतलब साफ सफाई हो, कहीं गंदे जगह पर तो नहीं रहते। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मुख्य लक्ष्य मृत्यु दर, शिशु दर को कम करना, देश की आबादी को नियंत्रित करना, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करना, संक्रमक एवं संचारी रोगों का नियंत्रण, रोग प्रतिरक्षण कार्यों का सुदृढ़ीकरण, कुपोषण से बचाव, उनका कारगर उपाय, चिकित्सा की प्राचीन पद्धतियों को लाना, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना। तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य भी क्या है कि जन्म मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर भी कम हो, मातृ मृत्यु दर भी कम हो, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिले, ये सारी बातें। इतना इसमें लिख देना।
परिवार कल्याण कार्यक्रम अगला चैप्टर जो आप देख चुके हैं, अभी देखा था ना परिवार कल्याण कार्यक्रम, उसी को थोड़ा सा बढ़ा के और बातें इसमें आ गई हैं, वो लिख देंगे। इसमें परिवार नियोजन की बात है। परिवार नियोजन आप जानते ही हैं किस तरीके से करना है, दवाइयों से या किसी भी निरोध का प्रयोग करके, ये इसमें है। और इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के दायित्व हैं। तो आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में क्या दायित्व है? लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना, जितने भी ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं इन कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताना। तो 4 चैप्टर तो पूरे हो गए हैं, 2 और रह गए हैं, तो ये आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं तो। मतलब इतना सुन लिया है अगर अच्छे से तो बहुत हद तक तो लिख पाएंगे। क्या? हाँ, थोड़ा बहुत पता चल गया है और आप ऐड करके। अब देखो एक बात जरूर याद रखना है कि सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। जो भी उसके बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत लिख जरूर देना है, कोई भी आंसर छोड़ के मत आना। हाँ, वही कह रहे हैं कि हर प्रश्न में कुछ ना कुछ जो भी एक शब्द देख लो, एक शब्द मिल गया टीबी बस, तो सारा टीबी के बारे में जो भी आपको आता है उसका कार्यक्रम, उसकी दवाई, उसका टेस्ट, सब कुछ लिख दो। ठीक है।